Good morning, students. Today I am going to start a new critical work, a new chapter in criticism, that is preface to lyrical ballad. And in the preface that is added to the second edition of lyrical ballad, William Wordsworth expressed his value and valuable ideas on poetry. He talked about what is a poetry, the definition of poetry, and everything in this work. So before studying anything, we have to understand and we have to see this work or the time or the background of this work through some events. So this will be a bilingual lecture. मैं इसको बोथ लैंग्वेज में बनाऊंगी ताकि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए. सो जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया, बट आई स्टिल आई एम मेकिंग अ वीडियो so that many others who have not joined the class that they can understand it. So background of the time of William Wordsworth was that it was a time of industrialization and urbanization. इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और अर्बनाइजेशन हो रहा था. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेट हो रही थी और लोग काम की तलाश में गांव से शहर की तरफ जा रहे थे. तो अर्बनाइजेशन भी हो रहा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था, जो कि वर्ड्सवर्थ को बहुत ही दुखी कर रहा था. फिर एक बैकड्रॉप ऑफ न्यू क्लासिज्म चल रहा था. न्यू क्लासिज्म जो था वो वहाँ पे उस टाइम चल रहा था, जो कि बहुत ही लेंदी और बहुत ही रीराइटिंग ऑफ द क्लासिस्ट पे बिलीव कर रहा था और लेंदी आइडियाज़ और लेंदी लैंग्वेज यूज़ करने में बिलीव करता था पोइट्री के लिए, जो कि बिल्कुल भी डिलाइट नहीं कर रही थी और पोइट्री एक क्लास तक अटक के रह गई थी. और तीसरा आपका जो बैकग्राउंड है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा था वर्ड्सवर्थ पे भी और रोमांटिसिज्म पे भी. सो एक सॉर्ट ऑफ ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ओल्ड नॉर्म्स एंड बिलीव का टाइम चल रहा था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था. और जो पुराने नॉर्म्स थे, जैसे मोनार्की चल रही थी तो उन्होंने डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कराया था, उसी तरह से रोमांटिसिज्म का भी मूवमेंट का जन्म हुआ, क्योंकि पहले जो सेट नॉर्म्स थे न्यू क्लासिस्ट के वो ख़त्म किए जा रहे थे और न्यू नॉर्म्स में बिलीव करना और करके दिखाना और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट सेट करना वो वर्ड्सवर्थ का काम था. ये वर्क जो है उनका लिरिकल बैलेड एक्सपेरिमेंट है, जिसको उन्होंने खुद कहा है कि इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ माई एक्सपेरिमेंटल वर्क. तो इनकी लाइंस में इन्होंने खुद कहा है कि दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वर्क. और क्या आपके लिए विच आई होप माइट बी ऑफ सम यूज टू अ सर्टेन हाउ फार बाय फिटिंग द टू मटीरियल. तो यहाँ पे क्या होता है अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ लिरिकल बैलेड है क्या? तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है ना वो विदाउट ऑथरशिप के वो हुई थी, पब्लिश हुई थी, वो थी 1798 में. और ये जो है ना एक इसमें जो है 23 पोएम्स जो थी वो आपकी थी और 19 पोएम जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और अपने फ्रेंड कोलरिज के साथ मिलकर के उन्होंने 4 पोएम कोलरिज की उठाई थी, जिसमें जो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी और पब्लिश हुई थी 1798 में. और मोस्ट ऑफ द पोएम जो ऑफ लिरिकल बैलेड जो थी वो रिटन बाय वर्ड्सवर्थ थी. कोलरिज ने उसमें 4 कंट्रीब्यूट किया था एक्चुअली, जिसमें राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बहुत ही मशहूर है. फिर क्या होता है, सेकेंड एडिशन 1800 में आता है, जिसको हम कहते हैं जो उसमें उसके साथ उसमें प्रीफेस भी लगा होता है. प्रीफेस क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड आया और वो टू वॉल्यूम्स में आया. और फिर एक और एडिशन आता है वो एक 1802 में. अभी सेकेंड वाला जो एडिशन आता है इसमें वर्ड्सवर्थ अपना नाम देते हैं, कोलरिज का नाम नहीं देते हैं. और फिर एक और एडिशन जिसका पार्ट 2 है वो 1802 में आया. इसमें वर्ड्सवर्थ जो है फिर उन्होंने 1802 वाले में उन्होंने पोएटिक डिक्शन ऐड किया, एक और ऐड किया उन्होंने पोएटिक डिक्शन ऐड किया. और लिरिकल बैलेड के ऊपर आप बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का. सो अब इसको शुरू करते हैं. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड को ऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ द दिस रोमांटिसिज्म भी कहते हैं. इसको ऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म प्रीफेस को कहा जाता है. तो अब इसको शुरू करते हैं. तो इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के प्रीफेस क्यों दे रहे हो, प्रीफेस का मतलब क्या होता है, प्रीफेस क्या है.
तो जब आपने कोई बुक पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा उसके पहले प्रीफेस ऐड होता है। कहीं पे आप बुक खोलेंगे तो जब आप बुक खोलेंगे तो उसमें पहले 2-4 पन्नों के बाद आपको, इंडेक्स के बाद आपको शायद प्रीफेस दिखता है। तो इन्होंने प्रीफेस इसलिए दिया, एक पहले से इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए दिया इस वर्क के सेकेंड एडिशन में, क्योंकि उन्हें लगा कि देयर इज़ अ नीड टू एक्सप्लेन द आइडियाज़ ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री। क्योंकि जिस तरह की पोइट्री उन्होंने इस वर्क में लिखी थी वो बिल्कुल नए तरह की पोइट्री थी। इससे पहले इस तरह की पोइट्री नहीं आती थी। न्यू क्लासिस्ट जो थे वो इस तरह की पोइट्री नहीं लिखते थे। और इट इज़ एन ऐसे, ये जो न्यू तरह की जो पोइट्री थी ये प्रीफेस इसलिए मांग रही थी क्योंकि लोग क्या समझेंगे, इसके बारे में क्या राय बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अगर हम इसको टर्म्स में बोलेंगे, बुक के टर्म्स में, तो इट इज़ एन ऐसे कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश्ड इन द सेकेंड एडिशन इन जनवरी 1801, ऑफन कॉल्ड 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। और इसकी ओपनिंग लाइन्स कुछ इस तरह की हैं कि द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ दिस पोएम हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड टू जनरल परजुअल। इट वॉज पब्लिश्ड एज एन एक्सपेरिमेंट। खुद कहा कि ये एक्सपेरिमेंट की तरह पब्लिश की जा रही थी पोएट्री, कि देखना चाहते थे, विच आई होप माइट बी ऑफ सम यूज टू अ सर्टेन हाउ फार बाय फिटिंग टू मेटेरिकल arrangement a selection of real language of men in a state of vivid sensation, that sorts of pleasure and that quality of pleasure may be imparted which a poet may rationally endeavor to impart। इन्होंने बोला, खुद ही कहा कि ये जो प्रीफेस है, ये जो पोइट्रीज हमने पहले भेजी हैं लिरिकल बैलेड, ये एक तरह की एक्सपेरिमेंट था जिसको हम देखना चाहते थे एक्सपेरिमेंट करके, कि जिसकी लैंग्वेज जो है मेन की लैंग्वेज होगी, इंसान की आम भाषा होती है, और मेट्रिकल अरेंजमेंट्स के साथ हमने दिया ये देखने के लिए कि ये एक्सेप्टेबल होगी या अब लोगों को समझ में आएगी या नहीं आएगी। अब हम इसको ऑफिशियली प्रीफेस दे करके इसमें हम बहुत सी चीज़ें समझाएंगे कि व्हाट इज़ अ पोएट, हु इज़ अ पोएट, व्हाट इज़ अ पोएट एंड व्हाट इज़ अ पोएट्री एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर्स देते हुए इस वर्क को इन्होंने कंप्लीट किया है। और here he said that I have therefore altogether declined to enter regular upon this defense, कि हम इनके लिए स्टैंड अप अपने आप को करते, पुट अप करते कि हमने जो वर्क भेजा है उसको कैसे समझा जाए, उसको पढ़ने का क्या तरीका होगा, उसमें क्या पोएट का मर्जी और मंशा क्या होगी, पोएट्री क्या चीज़ है उनके हिसाब से, उसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि पोएट्री की सबसे पहली चीज़ उन्होंने दी है ना, वो क्या है, वो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एडमायर करते थे नेचुरल लाइफ को। वो अर्बनाइजेशन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, उन्हें नेचुरल लाइफ समझ में आती थी। तो उन्होंने एक तरह से नेचुरल लाइफ और नेचर के करीब होने के वाली जो डेफिनेशन है उसको एक्सेप्ट किया है, ना कि और कंडेम किया आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ न्यू क्लासिक्स। ये पहला वर्ड जो आप समझ लीजिए कि उन्होंने सबसे पहले नेचुरल चीज़ों और नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लाइफ को एडमायर किया है, नेचर को एडमायर किया है, और कंडेम किया है आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ न्यू क्लासिस्ट एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ न्यू क्लासिस्ट। फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ, अ पोएट्री मस्ट रिफ्लेक्ट स्पॉन्टेनिटी। ही गेव द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। इनके इस काम में इन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो पोएट्री है वो स्पॉन्टेनिटी दिखाएगी आपकी, और डेफिनेशन दिया है उन्होंने पोएट्री का। तो अभी आपको थोड़ा सा तो पहले आप पढ़ ही चुके हैं, तो अब हम आपको बताते हैं कि वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि पोएट्री की क्या, तो आप सबसे पहले कहते हैं इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो बोल तो देते हैं लेकिन एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड डीप इमोशंस कलेक्टेड और ट्रेस्ड इन लोनलीनेस। तो अब ये जो एक डेफिनेशन में 4-5 वर्ड्स देकर इन्होंने अपनी डेफिनेशन बनाई है, इसी को समझना है हमें वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। तो आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, आपने बिल्कुल तेज़ी से कह दिया इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, लेकिन आपने समझा नहीं तो फिर आपने आगे नहीं बढ़े। आप तो आपको ये समझना है कि इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ
long and deep emotions and which is collected in लोनलीनेस। ये क्या है? एक ओवरफ्लो है, एक बाहर आ रहा है, एक तरह से एक्सप्रेशन है, एक आउटकम है किस चीज़ का? इमोशंस का, एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग और डीप इमोशंस का, जो कि कलेक्ट किया गया है इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब अकेलेपन में, लोनलीनेस में। जब ये नहीं कि जैसे ही आपने देखा आपने फटाफट लिख लिया, पर आपने डैफोडिल्स देखी और आपने फूल पौधे देखे और आपको ऐसा लगा कि ये बच्चों के चेहरे हैं और ये सुंदर हैं और ये गोल्ड के जैसे हैं, और आपने फटाफट पेपर लेके आप पॉकेट में घूम रहे हैं। और तो बाकायदा अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये यही होना चाहिए, यही लाजमी है कि आप पेन पेपर लेके घूमिए और जहाँ आपको कुछ दिखा तो आपने देखा और फटाफट लिख लिया। नहीं, इन्होंने कहा है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो तो है इमोशंस का, मतलब फटाफट जो भी आपने देखा वैसे ही ओवरफ्लो तो है, बट कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जब आप अकेले बैठे, आपने उसको मेमोरी बनाया, उसको सोचा, उसको याद किया और फिर आपने उसी तरह से उसको कलेक्ट किया, उसी तरह से उसको अकेलेपन में कलेक्ट किया जैसे आपने देखा, और फिर आगे उसको उसी तरह से कन्वे भी करना आपका वो पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जिस तरह से आपने देखा, ऑब्जर्व किया, उसी तरह से आपको उसको कन्वे भी करना है। जैसा आपने देख के उसे समझा कि फूल नहीं गोल्ड दिख रहा है, गोल्ड के वो स्टार्स दिख रहे हैं या तारे दिख रहे हैं या चांदी के तारे दिख रहे हैं, तो आपने उसी भाषा में उसको एक्सप्रेस भी करना है कि वो पढ़ने वाले को भी वही फील आए, ना कि आपको ये फील आए। तो ये आगे बढ़ के देखेंगे। फिर इन्होंने डिस्कस किया अपने वर्क में हु इज़ अ गुड पोएट। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड एंड हु इज़ अ गुड पोएट अकॉर्डिंग टू हिम। तो आप हु इज़ अ गुड पोएट पे ध्यान दीजिए। उनके हिसाब से अ पोएट्री इज सिंपली अ मैन स्पीकिंग टू मैन। एक पोएट्री जो है वो सिंपली एक इंसान, मैन यानी सिंगुलर, स्पीकिंग टू मैन यानी इंसानों से बात कर रहा है। एक इंसान जो कि इंसानों से बात कर रहा है, ना कि एक बहुत महान इंसान, महान आत्मा एक इंसानों से बात कर रहा है या कोई भगवान इंसान से बात कर रहा है। एक पोएट्री क्या है? एक इंसान ही अपने इमोशंस को एक इंसानों तक पहुंचा रहा है। अ फेलो ह्यूमन जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, जो कि ह्यूमन है, जो कि हमारे जैसा ही इंसान है, बट उसमें फ़र्क क्या है? उसके अंदर एबिलिटी है बेस्ट परसेप्शन की और कम्युनिकेशन की, और वो ब्यूटी को तो क्या है? इज़ जस्ट लाइक अस ट्राइंग टू कम्युनिकेट हिज परसेप्शन ऑफ ब्यूटी टू ऑल ऑफ अस। और जो उसका उसके अंदर और हमारे अंदर फ़र्क क्या है? वो भी हमारी तरह आम इंसान है, पोएट भी आम इंसान है, कोई गॉड, कोई अवतार या कोई महात्मा नहीं है, पर उसके अंदर और हमारे अंदर फ़र्क कितना है? बस ये है परसेप्शन का फ़र्क, नज़रिए का फ़र्क। वो चीज़ों को देख करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्यूटी को देखता है और उस पर ब्यूटी का जो इंटरप्रिटेशन है, उसको जो परसेप्शन है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत सारे लोगों से बिल्कुल परे है और बढ़िया है, और वो उसे कन्वे कर रहा है। तो ब्यूटी इज़ हाईली, पोएट इज़ व्हाट इज़ अ हाईली सेंसिटिव person, and he is highly sensitive person towards the happening around him. Whatever is happening is forcing him to write something. जो भी हमारे आसपास, जैसे अब हम बस से जा रहे हैं तो हमारे आसपास से अगर हमें कीड़ा देख, फेलो ट्रैवलर एक है, अब हम रोज़ बस से जाते हैं और हमें 50 कीड़े दिख जाते होंगे आते जाते, हम कभी बॉदर नहीं करते। लेकिन अगर एक राइटर है, एक ऑथर है, एक पोएट है, तो उसे बॉदर करता है। हम 1000 बार बस से निकलते हैं, कहीं से भी गाड़ी से जा रहे होते हैं, हमें 1000 फूल दिखाई देते हैं, फूलों के बाग दिखेंगे, बगीचे दिखेंगे, बहुत कुछ दिखता है, लेकिन हम बॉदर नहीं करते। हम अपने मोबाइल में लगे हैं, अपने फ़ोन में लग के, उसमें बुक पे लगे, तो हम बॉदर नहीं करते। लेकिन जो पोएट होता है उसके आसपास जो भी हैपनिंग हो रही है तो उसके लिए बहुत सेंसिटिव होता है, वो अपने अराउंड सब चीज़ों पे ध्यान देता है। एंड अ गुड पोएट ऑलवेज हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल, और उसके पास एक ऐसी सोल होती है जो कि चीज़ों को अलग ढंग से परसीव करती है, समझती है, ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री हैज़ स्टेजेस ऑफ मेकिंग। पोएट्री जो है उसकी बनने की अलग अलग स्टेज होती है। जैसे ऑब्जर्वेशन, पहली स्टेज क्या होनी चाहिए पोएट्री की? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे कि डैफोडिल्स आर ऑब्जर्व्ड, मैंने कहा वो वर्ड्सवर्थ ने लिखा ना डैफोडिल्स, तो आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड
से शुरू करता है और फिर उसके बाद वो देखता है चीज़ों को। तो पहले उसने ऑब्ज़र्व किया होगा ना, हम तुम नहीं ऑब्ज़र्व करते, हम चलते, अगर हम पोएट नहीं है, हमारे सामने कुछ भी घटता रहता है, हम इतना ऑब्ज़र्व नहीं करते अनलेस कि वो बहुत बड़ा ना हो। लेकिन आप देखो रोमांटिक्स जो हैं वो बहुत छोटी चीज़ों को, हवा को, पानी को, फूलों को, नेचर को, हाँ, और देखिए ओड टू वेस्ट विंड है पीबी शैली की, तो वो हवाएं तो पता 50 बार हमारे सामने से गुजरी, तूफान आए, लेकिन हम कुछ लिखते नहीं, हम उसको ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाते इतनी गहराई से। तो पहला क्या है पोएट्री की स्टेज, क्या है ऑब्जर्वेशन। क्या है वो, तो इट शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड फर्स्ट। जो डैफोडिल्स है वो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करी जानी ज़रूरी है और देखी जानी ज़रूरी है, तो शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड फर्स्ट। सेकंड क्या है रिकलेक्शन, द पोएट कंटेम्पुलेट अबाउट द ऑब्जर्वेशंस इन ट्रैंक्विलिटी और काम स्टेज व्हाट ही हैज़ ऑब्जर्व। तो फिर क्या होता है, उसने जो देख लिया अब वो उसे सोच रहा है, सोचता है, काम स्टेज में उसे सोचता है, उसको कलेक्ट करता है, जो कुछ भी उसने ऑब्जर्व किया उस स्टेज के बाद वो इसको रिकलेक्ट करता है। जैसे हमने कुछ देख लिया, अब हम बाद में सोचेंगे इसके बारे में। तो ये हमारा, फिर फिल्टरिंग करता है। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, थर्ड स्टेज है फिल्टरिंग, दैट इज़ रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट विच आर नॉन एसेंशियल्स फ्रॉम द मेन कंटेंट। जो मेन कंटेंट, अब जैसे डैफोडिल्स जब देखा होगा तो उसे कुछ इंसान भी दिख सकते हैं, वहाँ पे फार्मर्स भी दिख सकते हैं, कुछ शीप भी दिखी होगी, बहुत कुछ दिखा होगा, पर उसने बात की सिर्फ उस कंटेंट की जिसके बारे में वो लिखना चाहता था, और नॉन एसेंशियल कंटेंट्स को उसने एक्सक्लूड कर दिया। फिर क्या होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जो है वो फोर्थ स्टेज है पोइट्री की। आप इमेजिन करते हैं इमोशंस को और जब उनको वर्ड्स में डालते हैं, यू इमेजिन द इमोशंस एंड देन पुट इट इन वर्ड्स, and the goal is to express in the way the reader understand and experience the same emotions and picture। हमने डैफोडिल्स देख के जो डिलाइट फील किया, अगर हम यही सेम डिलाइट अपने रीडर्स के अंदर से रिएक्शंस में ना निकाल पाएँ तो हम अच्छे पोएट नहीं है। तो हम एक अच्छे पोएट का काम क्या होता है, अपने इमेजिनेटिव स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि वो इमोशंस को इतने अच्छे से वर्ड्स में कन्वे कर सके, पिरो सके, कि हम वही सुन समझ पाएँ और फील कर पाएँ जो कि पोएट ने फील किया। हमें भी वैसी अच्छी सुंदर लगे वो डैफोडिल्स जो कि हम देख भी नहीं सकते। उसने तो देखा था, हमने तो देखा नहीं, तो उसने शब्दों के थ्रू हमें दिखाया, तो हम उसे वैसे इमोशंस से फील कर सके जो वो दिखाना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोएट्री। तो सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, तो पोएट्री कैन कैप्चर एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो पोएट्री है ना वो कैप्चर कर सकती है एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, विच पोएट थिंक्स बट इट इज़ पोएट हु मेड इट ग्रेट। मैटर या कोई चीज़ ग्रेट नहीं होगी, ये पोएट का वर्ड्स होंगे, नज़रिया होगा जो उस चीज़ को ग्रेट बनाएंगे। क्योंकि आपने देखा विलियम वर्ड्सवर्थ द लीच गैदरर के बारे में भी लिख देते हैं, वो डैफोडिल्स के बारे में भी लिख देते हैं, वो एक 3 years शी ग्रू, एक लड़की है उसकी 3 साल बड़ी हुई और फिर उसकी डेथ हो गई, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। वो किसी भी ट्रिवियल से ट्रिवियल चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, मगर उनका सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है, मगर इट इज़ द वर्क और जॉब ऑफ द पोएट टू मेक इट great. The subject can be trivial, but it is the job of a poet to add meaning to the subject, to convey it into a great way to the readers. So ऑर्डनरी चीज़ें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शेड्स में दिखाई जा सके, इतना टैलेंट होना चाहिए पोएट में। तो ऑर्डनरी थिंग्स कैन बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विद द परसेप्शन ऑफ द पोएट। सो आप देखो ही डील्स विद द थीम कस्टमरी और कॉमन इन डेली लाइफ। आप देखो शेक्सपियर को, जो मैं कह रही हूँ कि वो कॉमन लाइफ की चीज़ों से डील करता था रादर देन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थीम्स जो कि नियो क्लासिस्ट यूज़ करते थे। बट ही ऑलवेज टॉक अबाउट नेचर एंड वी गेट कनेक्टेड विदाउट आवर सोल सो द थीम। और वो हमेशा कोशिश करता है कि नेचर के क्लोज ले जा करके हमें थीम्स देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम जितना नेचर से क्लोज होंगे हम अपनी सोल को उतना ही डिलाइटफुल करेंगे, क्योंकि जो हमारी जो सोल है वो नेचर को बिलोंग करती है। वो तो हम है, जब हम लाइफ में आ जाते हैं तो हम अनफैमिलियर हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि हम अनफैमिलियर होते जाते हैं अपने इस जहान में आकर, दुनिया में आकर चीज़ों से, जबकि हम बहुत ज़्यादा अच्छे समझदार और बढ़िया होते हैं जब हम नेचर के करीब होते हैं या हम बॉर्न जब होते हैं। तो बचपन में हम बहुत सी ख़राब चीज़ों से बचे रहते हैं, बहुत सी इम्प्योरिटीज़ से बचे रहते हैं, हम मोर
मैच्योर और प्योरर होते हैं जब हम बच्चे होते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि वो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि वी शुड बी वेरी क्लोज टू आवर नेचर एंड वी गेट कनेक्टेड आवर सोल टू द नेचर वेयर इट बिलोंग्स। हमारी जो सोल है वो नेचर को ही बिलोंग करती है। फिर उन्होंने डिक्शन के ऊपर बात की और यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे बात की। तो इनका कहना था कि डिक्शन ऑफ द पोएट्री एंड प्रोज शुड बी द सेम, ओनली चेंज इज मेट्रिकल और मीटर यूसेज। मेट्रिकल और मीटर यूसेज में सिर्फ फ़र्क होना चाहिए, बाकी कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी ऑफ कॉमन पीपल, जो कॉमन लोग बात करते हैं वैसी होनी चाहिए। प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज सेम हो सकती है विदाउट, बस मीटर का फ़र्क होगा। स्पीकिंग एवरीडे लैंग्वेज जो होती है वही उनकी हो सकती है। एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेसिंग एवरीडे सेंसेशन ऑफ रूरल पीपल इन एन आइडियलिस्टिक रूरल लाइफ, वो बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो वो आइडियलिस्टिक आइडियल कंडीशंस जो हैं रूरल लाइफ की वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। फिर उन्होंने इसी बात के लिए न्यू क्लासिस्ट को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया और उन्होंने कहा कि दे यूज़ आर्टिफिशियल लैंग्वेज। एग्जाम्पल पोप एंड ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम्स आर ईजी इन लैंग्वेज। सो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि पैशन इमोशन शुड ड्राइव योर डिक्शन नॉट ऑर्नामेंट, कि आप पैशन और इमोशन जो है वो आपकी भाषा को बेहतरीन बनाएंगे, ना कि आपका फिगर ऑफ स्पीच या बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज़ करना। तो जैसे आप एक एग्जांपल लेके, जिन गानों के बोल जो होते हैं वो हमसे रेजोनेट करते हैं, हमको फील कराते, आत्म क्या कहते हैं साध कर पाते हैं हम उन वर्ड्स से, तो वो उन वर्ड्स को हम ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं, उनको सुन के हम ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। और जिन गानों के शब्द हमें समझ में नहीं आते हैं इसीलिए हम उन्हें पसंद भी नहीं कर पाते। ही सेज इट इज़ द हम्बल लैंग्वेज दैट इज़ गोइंग टू गिव पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। फिर उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज होती है वही पोएटिक ट्रूथ और पोएटिक ब्यूटी दिलवाती है हमें। और इसके बाद इन्होंने कहा कि आई एम राइटिंग दिस प्रीफेस टू टेल यू दैट द पोएम आर एक्सपेरिमेंटल टू नो इज़ दैट द कन्वर्जेशनल लैंग्वेज कैन बी यूज फॉर पोएट्री, कि जो बातचीत की भाषा क्या वो पोएट्री के लिए यूज़ हो सकती है। फिर उन्होंने फंक्शन ऑफ पोएट्री बताया है और फंक्शन ऑफ पोएट्री में उन्होंने कहा है कि इट इज़ नॉट टू जस्ट प्रोवाइड प्लेजर बट टू सी इट दैट इट शुड बी डायडेक्टिव, इट शुड बी टीचिंग मॉरल एंड फिलोसफिकल वैल्यू टू द रीडर्स। और जैसे कि लॉन्जाइनस और हॉरेस ने भी यही बताया है, तो पोएटिक शुड गिव यू यूनिवर्सल ट्रूथ एंड शुड टीच यू एज वेल एज डिलाइट यू। फिर इन्होंने व्यूज़ ऑन पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी बताई है। तो पोएटिक ट्रूथ को इन्होंने मच हायर बताया है फिलॉसफी से। पोएट्री इज़ हाईएस्ट ऑफ ऑल द फिलॉसफीज ऑफ द वर्ल्ड। और इन्होंने पोएटिक ट्रूथ को भी हायर बताया है फिलॉसफी से। पोएट्री कनेक्ट द सोल विद गॉड, जो पोएट्री होती है वो इंसान की आत्मा को जोड़ती है गॉड से। जैसे आप देख सकते हो रवीन्द्रनाथ टैगोर की पोएट्री है आपकी द सॉन्ग ऑफरिंग गीतांजलि, तो इन्होंने यही बताया है। जैसे कि आप जानते हो एमर्सन की या वॉल्ट व्हिटमैन की जो पोएट्री है वो भी आपको सोल को कनेक्ट करती है गॉड से। फिर इन्होंने नॉर्मल कन्वर्जेशनल लैंग्वेज को हाई थिंग और हाई मोटिव्स के लिए यूज़ किया है। फिर यही आपके प्रेल्यूड में उन्होंने एक्सप्रेस किया है। इन्होंने कई चीज़ों का आपको डिक्शन के बारे में बताया, आपको पोएट के बारे में बताया, आपको स्टेजेस के बारे में बताया पोएट्री के। तो यही 4-5 चीज़ों को मिला करके इनका प्रेफेस था, जो कि एक इंट्रोडक्शन था और एक ऑफिशियल मैनिफेस्टो था रोमांटिसिज्म का। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आ गया हो।